दोस्तों पिछले वीडियो में हमने निबंध लेखन और संक्षेपण को देख लिया और अब हम लोग हिंदी व्याकरण वाला पोर्शन देखेंगे और हमारा पहला टॉपिक है संज्ञा। दोस्तों पढ़ने के लिए बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, पूरा पूरा किताब है एक एक टॉपिक पे, लेकिन हम लोग टारगेटेड स्टडी करेंगे। हमें सिर्फ इस सब्जेक्ट में पास होना है, इसका मेरिट में कोई भी नंबर नहीं जुटता है। तो इसमें फुल मार्क्स 100 नंबर का होता है, आपको सिर्फ 30% स्कोर करना है। तो हम लोग लिमिटेड ही पढ़ेंगे, उतना ही पढ़ेंगे जितना कि एग्जाम में हमें नंबर आए और पास कर जाएं। तो आइए टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला टॉपिक है संज्ञा। तो सबसे पहले संज्ञा की परिभाषा देखते हैं। जिस शब्द द्वारा किसी जाति, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो मैं डेफिनेशन लिखा हूँ बिल्कुल शॉर्ट में लिखा हूँ। तो अगर आपको एग्जाम में लिखना होगा आंसर, तो कई बार क्या होता है कि हमें पेज भी भरना होता है। तो थोड़ा सा अपना कुछ भी और यहाँ पे लिख देंगे, उसे संज्ञा कहते हैं या उसे संज्ञा कहा जाता है, ताकि यहाँ पे आपको एक लाइन है ये पूरा भर जाएगा, ठीक। और थोड़ा स्पेस भी दे देंगे। उसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करते हैं भेद। तो संज्ञा के जो भेद हैं वो 5 भेद होते हैं। तो ये इस प्रकार है: जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और पांचवा समूहवाचक। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब हम संज्ञा के भेदों को डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा पहला भेद है वो है जातिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जाति में यहाँ से सिंह, शर्मा, वर्मा ये वो नहीं समझ लेना है। यहाँ पे जाति का अर्थ है कि उस पूरे ग्रुप को जो है उसको डिनोट हम लोग कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए उदाहरण: लड़का, आदमी, यानी कि आदमी में सारे आदमी आगे कोई एक स्पेसिफिक नहीं है, मतलब जितने भी दुनिया में आदमी हैं सबको जो है वो डिनोट किया जा रहा है। यहाँ पे लड़का मतलब कि जितने भी बॉयज हैं पूरे दुनिया में, उन सब के बारे में कोई एक स्पेसिफिक यहाँ पे पता नहीं चल रहा है कि किसी एक को किसको कहा जा रहा है। लड़का मतलब सारा लड़का, ठीक। जो हमारा नेक्स्ट भेद है वो है भाववाचक। प्राणी या वस्तु के गुण, दोष, अवस्था, दशा आदि का बोध। तो यहाँ पे भाव आप एक फीलिंग बोल सकते हैं, जो इंग्लिश में हम लोग डिस्कस करते हैं फीलिंग, यानी कि यहाँ पे आपको जो है ये फीलिंग है किसी के मन का। उदाहरण में देखिए बुढ़ापा, हंसी, खुशी, ये क्या है, आप लोग अपना फीलिंग जो है वो जाहिर करेंगे। ये कोई ये नहीं है कि तौल के आपको कोई क्वांटिटी बता देगा कि 1 kg खुश हुए या 1 लीटर खुश हुए, नहीं। ये जो है ये भाव है आपके अंदर का। तो आप लोग इसे समझ जाएंगे भाववाचक। तो जिससे किसी वस्तु के गुण, दोष, अवस्था, दशा आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा व्यक्तिवाचक। किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम का पता चले उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति मतलब यहाँ पे जैसे हम लोगों ने जातिवाचक में पढ़ा था कि पूरी जाति का जो है उसको डिनोट करना है, लेकिन व्यक्तिवाचक में जो है एक किसी खास व्यक्ति का चर्चा किया जा रहा है। जैसे नेहरू, गांधी, या फिर बोल दिया कि ताजमहल। तो जैसे हम लोग इंग्लिश में नाउन में पढ़ते हैं ना कि द ताजमहल, दा लगा देते हैं, तो यहाँ पे किसी खास व्यक्ति का चर्चा हो रहा है। तो इस प्रकार हमने डिस्कस कर लिया व्यक्तिवाचक का। और फिर नेक्स्ट आते हैं द्रव्यवाचक। जो शब्द किसी धातु, द्रव्य पदार्थ आदि का बोध कराते हैं, जैसे लोहा, सोना, तेल इत्यादि। यहाँ पे वस्तु का जो है वो क्वांटिटी बताया जा रहा है, जैसे लोहा, सोना, तेल इत्यादि। उदाहरण के तौर पे अगर हमें बोल दिया कि 1 लीटर दूध या फिर 1 लीटर तेल, या फिर बोल दिया कि यहाँ पे कुछ कुछ भी और क्वांटिटी जिसको कि हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक। अब हमारा लास्ट भेद है दोस्तों, इसको डिस्कस करते हैं समूहवाचक। आप लोग नाम से ही समझ जाएंगे कि ये जो शब्द है वो पूरे समूह यानी कि पूरे ग्रुप को जो है वो डिनोट करेगा। तो जैसे कि चाबी का गुच्छा हो गया, या फिर 1 दर्जन केला बोल दीजिए, तो ये क्या है कि एक समूह को जो है वो डिनोट कर रहा है। तो इस प्रकार हमने संज्ञा और उसके भेद को देख लिया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सर्वनाम। जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, हम, तुम इत्यादि। तो सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन जो है वो, जैसे कि ही, सी, इट, दे, ये सब जो है ये सर्वनाम कहलाते हैं। तो जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, तो यहाँ पे उदाहरण भी यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं, हम, तुम इत्यादि। अब आते हैं सर्वनाम के भेद को देखते हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक
निजवाचक। तो इस तरीके से ये इसके 6 भेद हो गए। आइए अब इन भेद को जो है हम लोग फिर डिफाइन करते हैं, आगे डिस्कस करते हैं। दोस्तों यहाँ ध्यान देंगे, ये पुरुषवाचक देख लेते हैं। जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह आदि। तो पुरुषवाचक में देखिए, सुनने वाला कौन हो गया, फिर यहाँ पे बोलने वाला, सुनने वाला और अन्य व्यक्ति, यानी कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो हिंदी व्याकरण में जो है उत्तम पुरुष जो बोलते हैं, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ तो मैं हो गया उत्तम पुरुष। और जैसे आप लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, आप लोग मेरे सामने खड़े रहेंगे, आपसे बात करूंगा तो आप क्या हो गए, मध्यम पुरुष। और मैं किसी तीसरे चीज के बारे में, जिसके बारे में आपसे बातचीत करूंगा, तो वो हो गया अन्य पुरुष। ठीक। तो इधर यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एग्जैक्ट, उत्तम पुरुष कौन, मैं, मध्यम पुरुष कौन, तो तुम, और जिसके बारे में बात करेंगे वो हो गया अन्य पुरुष। ठीक। अब नेक्स्ट चलते हैं दूसरा, निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना की ओर संकेत करे, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय मतलब कि कोई निश्चित हो गया कि हाँ यही है, एग्जैक्ट। तो वो उसकी ओर संकेत करे तो उसे निश्चयवाचक। जैसे कि यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है, ये, वह, यह आदि, यानी कि एग्जैक्ट बता रहा है कि यही। तो यहाँ देखिए एग्जाम्पल, एक वर्ड, एक सेंटेंस देखिए, वह मेरा घर है, यह मेरी पेंसिल है, क्या हो गया, तो यह, यानी कि इसको एक एग्जैक्ट बता रहा है कि हाँ ये है, तो ये निश्चितवाचक सर्वनाम हो गया। नेक्स्ट आते हैं, और निश्चयवाचक, नाम से ही पता चल रहा है कि कोई निश्चित नहीं है, कुछ भी हो सकता है। ठीक। तो अब इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। जो सर्वनाम शब्द किसी और निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध कराते हैं, जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा है, दूध में कुछ गिरा है, कहीं कुछ, कोई इत्यादि। तो इस सेंटेंस को देखिए, इस वाक्य को देखिए दोस्तों, दरवाजे पर कोई खड़ा है, यानी कि पता नहीं है, कोई निश्चित नहीं है, और निश्चितता का बोध हो रहा है। तो दरवाजे पे कोई खड़ा है, कौन खड़ा है और निश्चित, कुछ निश्चित नहीं है, तो इससे बोध हो रहा है कि जो ये है निश्चित और निश्चित चीज का बारे में डिनोट किया जा रहा है। ठीक। तो यहाँ दोस्तों देखेंगे कोई, यानी कि कुछ भी निश्चित नहीं है, और निश्चित है कि कौन दरवाजे पे खड़ा है, कोई पता नहीं है, तो इससे ये बोध होता है कि ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इसको बोलेंगे। फिर आते हैं नेक्स्ट, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो वाक्य में आए दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध बताते हैं, वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो वे सर्वनाम शब्द जो वाक्य में दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताते हैं, वो जो है उससे रिलेशन बताता है। यहाँ पे उदाहरण देखेंगे तो इजीली समझ समझ लेंगे हम लोग। जो करेगा सो भरेगा, जो, और यहाँ पे देखिए सो, तो कहीं ना कहीं ये जो है सो जो है वो रिलेशन दिखा रहा है किससे, जो से, यानी कि जो करेगा सो भरेगा। नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं, यह वही कार है जो तुमने मुझे दी थी। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये यह हो गया और फिर जो, तो यह और जो दोनों में रिलेशन दिखा रहा है कि यह जो है वही कार के बारे में बता रहे कि यह वही कार है, कौन सा कार, तो जो तुमने मुझे दी थी। तो कहीं ना कहीं ये रिलेशन यहाँ पे बता रहा है, तो ये हो गया संबंधवाचक। तो इस तरीके से हम लोगों ने संबंधवाचक देख लिया। अब नेक्स्ट आते हैं प्रश्नवाचक, यानी कि क्वेश्चन। तो इससे फिर इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न के लिए होता है, तो जिसका क्वेश्चन एराइज करने के लिए जिस सर्वनाम का उपयोग करेंगे उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो उदाहरण देख लेते हैं, जैसे तुम क्या लाए हो, कहाँ, कौन, ये सब लगा लगा रहेगा, क्वेश्चन एराइज करेगा, तो वो हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। फिर नेक्स्ट आते हैं छठा, निजवाचक। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग व्यक्ति अपने आप के लिए करता है, तो उसे निज कहते हैं ना, कि ये निजी भूमि है मेरा, ये इनका निजी स्कोर हो गया, इतना रन बनाया, तो निज मतलब कि अपना। ठीक। तो व्यक्ति अपने आप के लिए उसका जो है यूज करता है। तो जैसे देख लेते हैं उदाहरण, एक वाक्य है वो देखते हैं, मैं खुद ही चला जाऊंगा, स्वयं, खुद, अपने आप। तो ये सब, ये इस तरीके का शब्द रहेगा ना, स्वयं, खुद, यहाँ पे क्या खुद को बता रहा है, खुद इम्फेसाइज कर रहा है कि मैं खुद चला जाऊंगा। तो ये इस तरीके से हमने निजवाचक सर्वनाम देख लिया। तो जो हमारा पहला टॉपिक था संज्ञा और उसके भेद हमने पढ़ लिए। फिर दूसरा जो है वो सर्वनाम और उसके 6 भेद हैं, वो भी पढ़ लिए। अब संज्ञा और सर्वनाम करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है विशेषण। इंग्लिश में हम लोग पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं एडजेक्टिव। तो आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम यानी कि नाउन और नाउन या प्रोनाउन का जो है क्वालिटी बताएगा, उसको बोलेंगे विशेषण। ठीक। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे शरारती बच्चे,
सुंदर लड़की। तो यहाँ पे क्वालिटी कौन बता रहा है? यहाँ पे बच्चा का क्या क्वालिटी है? तो बच्चा जो है वो शरारती है। लड़की का क्या क्वालिटी है? लड़की जो है वो सुंदर है, ठीक। तो इस तरीके से हमने डेफिनेशन देख लिया। अब आते हैं उसके भेद पे। विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा परिमाणवाचक और चौथा सर्वनामिक या संकेतवाचक। तो ये 4 भेद होते हैं विशेषण के। आइए हम लोग अब भेद को डिस्कस करते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, जो विशेषण शब्द, संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप आदि के बारे में बताए, ठीक। तो गुण दोष, यहाँ गुण से ही पता चल रहा है कि जो उसका है एट्रीब्यूट बता रहा है, उसका क्या क्वालिटी है वो। तो गुण क्या बता रहा है? तो उदाहरण से हम लोग समझ लेते हैं। डेफिनेशन देख लिया हमने। जैसे लाल गुलाब बहुत सुंदर है, आयुष आलसी लड़का है। तो यहाँ पे जो है गुण बताया जा रहा है किसका? तो देखिए आयुष जो है वो क्या है? तो आलसी है, ठीक। तो उसका जो है वो गुण बताया जा रहा है। फिर नेक्स्ट आते हैं संख्यावाचक विशेषण। संख्या, तो जो विशेषण शब्द, संज्ञा या सर्वनाम की संख्या की जानकारी दे, काउंट बता रहा है कि कितना नंबर है, तो ठीक। तो ये संख्या बता रहा है, काउंटिंग। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। इस कतार में 5 छात्र हैं। तो काउंटिंग यहाँ पे क्या है? 5 बता रहा है कि कितने छात्र हैं, तो 5 छात्र हैं। मेज पर 4 केले रखे हुए हैं। कितने केले रखे हुए हैं? 4। तो यहाँ से जो है काउंटिंग पता चल रहा है कि कितना नंबर है। फिर आते हैं नेक्स्ट। जो हमारा नेक्स्ट है वो है परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द, संज्ञा या सर्वनाम की परिमाण अर्थात माप तोल संबंधित जानकारी दे, वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो किससे? माप तोल संबंधी जो है वो जानकारी दे। तो उदाहरण देख लेते हैं। 4 किलो चीनी, 2 लीटर दूध। तो उदाहरण से हम लोग समझ जाएंगे क्या बता रहा है। परिमाण बता रहा है कि चीनी कितना है, तो 4 किलो, दूध कितना है, तो 2 लीटर। फिर नेक्स्ट आते हैं। जो चौथा भेद है वो है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। तो संकेत या सार्वनामिक विशेषण में क्या है? जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयोग होते हैं। तो वैसा सर्वनाम जो क्वालिटी बताने के लिए प्रयोग होता है। यहाँ देखिए उदाहरण, वह लड़की अच्छी है। तो लड़की अच्छी है, और यहाँ पे सर्वनाम जो है, ये जो वह सर्वनाम जो है वो विशेषण के रूप में प्रयोग हो रहा है। कौन? तो कौन सी लड़की? तो वह लड़की जो है वो लड़की अच्छी है, वह लड़की अच्छी है। वह पुस्तक मेरी है। तो यहाँ पे जो है ये वह जो है वो विशेषण के रूप में जो है वो प्रयोग हो रहा है। अब हम लोग विशेषण के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्रिया। तो आइए क्रिया का डेफिनेशन देख लेते हैं। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले, जैसे खेलना, खाना, पीना, सोना, रोना, धोना, ये सब जो है वो क्रिया कहलाता है। दोस्तों, क्रिया के भेद को 2 तरीके से जो है विभाजित किया जाता है। 2 प्रकार का होता है, बट हम लोग उस प्रकार का पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम में आए और हम लोग इजीली कम समय में उसको पढ़ सकें। पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन हम लोग टारगेटेड स्टडी यहाँ पे कर रहे हैं। क्रैश कोर्स है, कम एफर्ट में ज़्यादा मार्क्स लाना है। और क्योंकि ये मार्क्स जो है मेरिट में जुड़ता नहीं है, तो जस्ट 30% लाना है, तो लिमिटेड पढ़ेंगे, ठीक। तो आइए अब इसके भेद देख लेते हैं। कर्म के आधार पर 2 भेद है, सकर्मक और दूसरा अकर्मक। और फिर रचना के आधार पे मैं बताया था ना दोस्तों कि 2 तरीके से। तो एक कर्म के आधार पर है और दूसरा रचना के आधार पर। तो कर्म के आधार पर 2 है, सकर्मक और अकर्मक। और रचना के आधार पर 4 हैं। वो भी 4 देख लेते हैं। संयुक्त, नाम धातु, प्रेरणार्थक और पूर्वकालिक। तो ये जो है चारों, ये हम लोग अभी नहीं देखेंगे। अब जो हम लोग भेद देखेंगे ये इस तरीके का, ये सकर्मक और अकर्मक। तो कर्म के आधार पे देख लेते हैं। सकर्मक, जिन क्रियाओं के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक कहते हैं। तो यहाँ पर व्यापार का फल जो है किस पर पड़ रहा है? फल कर्म पर पड़ रहा है। तो उदाहरण में हमने देख लिया, लड़की जो है वो पत्र लिख रही है, ठीक। तो क्या कर रही है? लिख रही है। क्या? तो पत्र लिख रही है। फिर दूसरा है अकर्मक, जिन क्रियाओं के व्यापार का फल कर्ता पर हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे प्रणव इंजीनियर है, राधा डॉक्टर है। तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट आते हैं अब दोस्तों, यहाँ पे जो हम लोगों ने देखा था रचना के आधार पे, ये हम लोग डिफाइन नहीं करेंगे क्योंकि हमें शॉर्ट में निकलना है। कम से कम पढ़ के मार्क्स जस्ट हमें पास होना है। इसलिए ये सारा जो है ना, इन चारों को जस्ट आपको अगर कहीं पूछ दे बाय चांस कि रचना के आधार पे उदाहरण दीजिए, तो ऐसा भी नहीं कि हम लोग पूरा ब्लैंक हो जाएंगे। ये 4 जस्ट आप
एक नज़र डाल लीजिएगा इस पे, बट इसको रटना नहीं है। मेन जो आपका फोकस रहेगा ये अकर्मक और सकर्मक, ये ज़्यादा पूछता है। फिर नेक्स्ट आते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है कारक। तो आइए देखते हैं इसको। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं। उदाहरण के तौर पे एक वाक्य बोलता हूँ, जैसे राम ने रावण को मारा, ठीक, तीर से या बाण से मारा। तो इस तरीके का वाक्य आपको देगा तो समझ जाइएगा कि कारक जो है वो हमसे पूछ रहा है, और इसमें आइए हम लोग फर्दर देखेंगे तो अच्छे से और समझ पाएंगे। जब आप लोग अगर 10th में अगर आप लोग संस्कृत पढ़े होंगे, या फिर क्लास 6 में 3 लैंग्वेज फार्मूला है उसमें आप लोग पढ़े ही होंगे कि 3 लैंग्वेज जो आपको लेना रहता है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक संस्कृत पढ़ा होगा तो हम लोग कारक में पढ़ते थे ना कि कर्ता ने कर्म को करण से, फिर संप्रदान को के लिए आपादान, जुदाई का बोध हो, फिर संप्रदान को के लिए, उसके बाद फिर संबंध था काके की रा रे री, अधिकरण में पेपर, फिर संबोधन था हे अरे अजी। तो वही जो है संस्कृत वाला ही अगर आपको अभी भी याद है, ये एक कविता की तरह जो है ना, एक राइम्स की तरह याद रहता है। अगर आप लोग पहले पढ़े होंगे और अगर नहीं भी पढ़े हैं तो आइए देख लेते हैं यहाँ। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए आपादन से, यानी कि इससे जो जुदाई का है वो बोध हो रहा है। संबंध का के की अधिकरण में पे पर संबोधन हे अरे अजी। जैसे कि आपको अगर मान लीजिए यहाँ ने दे दिया, या को के लिए अगर दे दिया, बोलेगा कि इसका कारक बताइए कौन सा कारक है, तो आपको याद रहना चाहिए संप्रदान। यहाँ पे क्या दे दीजिएगा, संप्रदान, ठीक। नेक्स्ट अगर दे दिया, ये सबसे ज्यादा पूछता है इससे कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। जब जब हम लोग संस्कृत पढ़ते थे तो हमारे सर थे, वो बराबर जो है रेगुलर बेसिस पे एक जो है वाक्य हमें लिखाते थे कि इसको जो है संस्कृत में कन्वर्ट करो, ट्रांसलेट करो। तो देते थे कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो उसका हम लोग लिखते थे वृक्षात पत्राणि पतंती। तो ये जो है ना कारक, जब आप लोग खास करके संस्कृत में, बट यहाँ पे आ गया है तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं इसको, क्योंकि ये जो है ना ये लो लो हैंगिंग फ्रूट है, आपको राइम्स की तरह आपको याद कर लेना है। अगर नहीं याद है तो मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ, आपको भी याद हो जाएगा सुन के। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान को के लिए आपादन से, जुदाई संबंध काके की अधिकरण में पेपर संबोधन हे अरे अजी। ठीक, तो इस तरीके से आपको भी जो है टंग पे रहना चाहिए, क्वेश्चन पूछेगा धड़ाक से लिख दीजिए। आइए अब नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। कारक के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है लिंग। यहाँ पे वो कालीन भैया वाला नहीं समझ लेना है कि तुम आदमी हो या लिंग, ठीक। जस्ट ऐसे जोक कर रहा था दोस्तों, बुरा नहीं मानना है। आगे चलते हैं, तो इसको देखते हैं। लिंग का जो है वो दो भाग होता है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो स्त्री से आप लोग समझ ही गए होंगे कि फीमेल जो है वो, और यहाँ पे पुल्लिंग जो हो गया वो मेल, ठीक। तो मेल और फीमेल पुल्लिंग जो है ये। अब आते हैं आगे, इसका थोड़ा डेफिनेशन भी देख लेते हैं, ठीक। ऐसे तो सुन के ही समझ में आ जाता है दोस्तों, जस्ट अगर हमें वीडियो लेक्चर तैयार करना है तो थोड़ा सा मैं डिस्कस भी कर देता हूँ। बाकी ये पीडीएफ आप लोग प्रिंट करके शॉर्ट नोट रहेगा, एग्जाम के हॉल में अंदर में पहले घुसने से पहले ही 5 मिनट में ये सारा जो है ना नोट आपको रिवाइज आप कर सकते हैं, ठीक। तो प्रिंट आउट करके आराम से 2-4 पेज का तो है ही शॉर्ट नोट। अब जब वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करना हो तो आप लोगों के लिए, क्योंकि हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो मान लीजिए कि दृष्टिबाधित हैं, अगर उनको सुन के ही जस्ट लेक्चर सुनना है तो उनके लिए भी अच्छा रहे। तो आइए एक बार रीडिंग लगा देता हूँ। जिन संज्ञा शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है तो उसे पुल्लिंग कहते हैं, यानी कि मेल, जैसे बैल, पिता, घोड़ा, ठीक। फिर नेक्स्ट जो है दूसरा स्त्रीलिंग पे आते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग यानी कि फीमेल, जे सेठानी, माता, चाची, ये सब को कौन हो गए, स्त्रीलिंग, ठीक। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है वचन। वचन कितने प्रकार का है, एक वचन और दूसरा है बहुवचन। यहाँ पे दोस्तों संस्कृत में जो होता है ना 3 होता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। बट संस्कृत से हमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये हिंदी हम लोग पढ़ रहे हैं, हिंदी व्याकरण, तो वचन में एक वचन और द्विवचन, बहुवचन, ठीक। तो एक वचन और बहुवचन दो ही हमें ध्यान रखना है। तो आइए पहला देख लेते हैं, नाम से ही पता चल रहा है एक वचन यानी कि एक का बोध होगा, ठीक। एक बार डेफिनेशन भी देख लेते हैं। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के एक होने का बोध हो, जैसे कचरा, पुस्तक, पत्ता, यानी कि एक सिंगल का जो है बोध हो रहा है तो वो हो गया एक वचन। और जो दूसरा है वो है बहुवचन,
नाम से ही पता चल रहा है बहु मतलब कि बहुत, कई, ज़्यादा, अधिक, बहुत। तो अब इसका डेफिनेशन देखते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के एक से अधिक होने का बोध हो, जैसे लड़के, एक नहीं, यानी कि यहाँ पे जो है लड़के बहुत सारे हैं। अगर लड़का बोलता तो एक लड़का, और लड़के बोल दिया यानी कि बहुत सारे लड़के। फिर यहाँ पे घोड़े हो गए तो कई सारे घोड़े। ठीक, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है काल। आइए इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। सिंपल समझ लीजिए कि ये टाइमिंग बता रहा है कि काल। और आइए अब इसका भेद देख लेते हैं। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल, यानी कि जो वर्तमान में चल रहा है तो वो हो गया वर्तमान, यानी कि अभी प्रेजेंट में चल रहा है। फिर ये हो गया पास्ट, और ये क्या हो गया फ्यूचर। आइए अब फर्दर ये तीनों जो है उसको थोड़ा ब्रीफली हम लोग डिस्कस भी कर लेते हैं। तो ये वर्तमान काल है। दोस्तों एग्जाम में जो है ना, ये सारा डेफिनेशन जो है ना आपको पता भी रहेगा, बट एग्जाम में तो ये नहीं ना कह सकते हैं कि जो अभी चल रहा है वो हो गया वर्तमान। तो आपको थोड़ा सा जो है वो देखे ना थ्री इडियट में, ये पूरा डेफिनेशन बताने लगता है। तो पेज भरने के लिए हमें पेज भर के नंबर उठाना है। यहाँ पे आइडियल पर्सन नहीं बनना है कि अरे प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। आप यहाँ पे नंबर भी आपको लेना है एग्जामिनर से। तो ये नहीं कि जो अभी चल रहा है वर्तमान हो गया, नहीं, आपको प्रॉपर जो है वो डेफिनेशन एक बार देख लेंगे, 2-3 बार रिवाइज कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ डेफिनेशन, वह समय जो चल रहा है क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में होने का पता चले उसे वर्तमान काल कहते हैं। ठीक, अगर आप किसी से पूछेंगे कि प्रेजेंट किसे कहते हैं तो वो तो मूर्ख आदमी भी बता देगा, लेकिन यहाँ पे आपको एक पढ़े लिखे इंसान की तरह आपको परिभाषा लिख के आना है। ठीक, इसीलिए ये सब मैं जो है ना बीच बीच में रीडिंग भी लगा दे रहा हूँ। ठीक, नेक्स्ट आते हैं भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं, यानी कि पास्ट, जो गुजर चुका है। नेहा ने गीत गाया, तुमने पुस्तक पढ़ी, तो नेहा ने क्या गीत गाया, कब, तो पास्ट में, यानी कि वो समय बीत चुका है। पुस्तक पढ़ा हुआ समय बीत चुका है। ठीक, तो ये हो गया भूतकाल। अब नेक्स्ट आते हैं भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य ढंग से होने का पता चले, यानी कि अभी हुआ नहीं है, होगा आगे फ्यूचर में, तो वो हो गया भविष्यत काल। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। राम घर जाएगा, विजय दारू पिएगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे ये थोड़ा ये वर्ड है, इसको मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, जस्ट यहाँ पे लिख देंगे चाय, विजय चाय पिएगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है वाच्य। अब हम लोग वॉइस पढ़ेंगे। आइए इसके डेफिनेशन को पढ़ते हैं। वाच्य का अर्थ है बोलने का विषय। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि वाक्य में क्रिया द्वारा किए गए व्यापार का विषय, कर्ता, कर्म अथवा भाव में कौन है, तो भाव कौन सा है, तो उसे वाच्य कहते हैं। अब हम लोग वाच्य के भेद को देखेंगे। पहला जो है वो कर्तृवाच्य है, फिर दूसरा कर्म है, और तीसरा भाव है। अब तीनों को देखते हैं। कर्तृवाच्य में कर्ता जो है वो प्रधान होता है, दूसरे में कर्म वाले में कर्म प्रधान होगा, और भाव वाले में जो न तो कर्ता और न ही कर्म, दोनों दोनों में कोई भी स्पष्ट नहीं रहेगा, तो वो हो जाएगा भाव, थर्ड वाले में। ठीक, दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और किसी भी अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। और हमारा फ्री क्रैश कोर्स चल रहा है मैथ्स के लिए, तो इसे फॉलो करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। धन्यवाद।